वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर, यानी क्लास 12 का 12th का जो हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं उसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। यानी प्रश्नवाचक हम कैसे बनाएं, प्रश्नवाचक सेंटेंसों को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएं। कोई सेंटेंस हमको प्रश्नवाचक दे दिया जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमने टेंस में 12 टेंस जो आप लोगों को हमने सिखाए हैं, बताए हैं, उनमें आप सिंपल सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आराम से आप लोग उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं उन 12 सेंटेंस या 12 टेंस के माध्यम से। पर अगर आपको उसी का प्रश्नवाचक कह दिया जाए बनाने के लिए तो उसकी जानकारी हम आज आपको बताते हैं किस टाइप से हम बनाएंगे। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम आज आप लोगों को ये समझाएंगे कि किस टाइप से हम प्रश्नवाचक बनाएं, क्योंकि ये सब आप लोगों को आने वाले सिलेबस में, जो 12th का सिलेबस हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अब, उसमें ये सब मस्ट है, ये सब जानना जरूरी है। तो इसलिए हम पहले से ही इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं ताकि आगे चल करके आप लोगों को और सब कुछ पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, इनके नियम जो हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो नियम है वो 2 तरीके से बनता है। पहला तरीका तो यह है हेल्पिंग वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब से हम बनाते हैं जब, तो हेल्पिंग वर्ब केवल हमारा क्या का अर्थ देता है, किसका अर्थ देता है, क्या का अर्थ। और दूसरा होता है WH वाले वर्ड्स से। WH वाले वर्ड्स का मतलब हो गया, जैसे हो गया व्हाई, व्हेयर, व्हेन, हु, व्हाट, ये सब जो है WH वाले वर्ड्स हैं। तो इनसे एक प्रश्नवाचक बनता है और दूसरा बनता है हेल्पिंग वर्ब से। तो हम बताएं कि हेल्पिंग वर्ब से जो बनता है, मतलब इससे जो आपका प्रश्नवाचक बनेगा वो सिर्फ क्या के लिए बनेगा, यानी प्रश्न में हमें अगर क्या लगाना है तो इसकी अंग्रेजी के लिए हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसा कि हम अब तक आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता चुके हैं। 12 टेंस में आप लोग समझ गए हैं कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, यानी मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, कौन से टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वही सहायक क्रिया हम पहले लिख लेंगे तो हमारा क्या का अर्थ देने लगेगा। जैसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए। पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कह दिया जाए, हाँ तो देखिए वह एक पत्र लिखता है, मान लीजिए इसी की अंग्रेजी हमको बनानी है। तो जब हम इसका सिंपल सेंटेंस है, ये लिखता है, ता है अंत में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसकी अंग्रेजी हम सीधा बनाते हैं तो हो जाता है ही राइट्स ए लेटर, सीधा सीधा यही अंग्रेजी इसकी हो जाएगी। पर अगर हमको इसी में क्या जोड़ देना हो, इसी में क्या जोड़ देना हो, मतलब क्या वह एक पत्र लिखता है, इस टाइप से अगर अंग्रेजी बनानी हो तब हम क्या करेंगे, यही मेन प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये हमको बनाना है। अब तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमको करना होता है इसमें कि इस टेंस की जो सहायक क्रिया है उस सहायक क्रिया को हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले उसी सहायक क्रिया को लिख लेंगे, बाकी सब सेंटेंस वैसे ही हमको लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम सहायक क्रिया लिखते हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है, और टेंस में तो है। जैसे कंटिन्यूअस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, मतलब किसी भी टेंस में जाएंगे आपको मिलेगा। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ के लिए हम 2 सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, डू या डज, डू या डज, ये जो है इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है। कब के लिए, जब ये प्रश्नवाचक रहेगा या निगेटिव सेंटेंस रहेगा तब के लिए।
तो यहाँ पे डू और डज का प्रयोग हमें किस टाइप से करना, कहाँ डू लगाएं कहाँ डज। एक वचन रहेगा, ये देख रहे हैं कर्ता एक वचन रहेगा तो डज, यानी एक वचन के लिए है। ये सिंगुलर है यहाँ पे हम, और ये प्लूरल। यहाँ पे हम थोड़ा संकेत लिख दे रहे हैं। ये आपका सिंगुलर नंबर के लिए है। डज का प्रयोग कब करेंगे, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर का मतलब ये कर्ता जो है आपका, सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर रहेगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे। और अगर प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे, डू। तो यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, कर्ता हमारा ही है एक वचन का। एक वचन मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हमको क्या लगाना, डज। और इसी डज को, ये आपकी सहायक क्रिया हो गई, तो इस सहायक क्रिया को हम बोले क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है। तो सबसे पहले अगर लिखेंगे हम तो हो जाएगा ये आपका डज, उसके बाद तब ही लिखेंगे डज ही, और उसके बाद यहाँ से जो यस या यस लगा होगा उसको हम हटा देंगे, क्योंकि एक वचन के साथ यस या यस लगता है, तो यस या यस को हमें नहीं लगाना है, जो हम एक्स्ट्रा जोड़े रहते हैं। यानी डज ही राइट लिखेंगे तब राइट, और उसके बाद ये लेटर, डज ही राइट ए लेटर। अब देखिए ये आपका बन गया क्या, क्या वह एक पत्र लिखता है, इतने की अंग्रेजी बन गई। डज ही राइट ए लेटर, ये इतने की अंग्रेजी बन गई। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्या हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये है आपका पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या की अंग्रेजी छोड़ दीजिए। अब हमको मिला क्या, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो इसकी पूरी व्याख्या हमने जो है आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में पढ़ाई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो हो जाएगा वी, ठीक ना, आर, उसके बाद राइटिंग, सॉरी टीचिंग, वी आर टीचिंग इंग्लिश, वी आर टीचिंग इंग्लिश। ये तो आपकी अंग्रेजी हो गई। ये अंग्रेजी किसकी हो गई, हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं बनी है अभी। और क्या की अंग्रेजी के लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सी बात है। इस आर को या ये सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख लेना है। बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। आपकी अंग्रेजी बन गई, मतलब प्रश्नवाचक बन गया। ये क्या की अंग्रेजी के लिए बस इतना ही करना है। जो सहायक क्रिया है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ भी लिखें और यहाँ भी। अब इसको हम ले आए यहाँ लिख लिए, कहने का मतलब ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे नहीं है। तो इसकी अंग्रेजी सीधे सीधे जब बनेगी तो हो जाएगा आर वी, उसके बाद टीचिंग इंग्लिश, आर वी टीचिंग इंग्लिश। बस कंप्लीट हो गया। अब इसकी अंग्रेजी ये आपकी कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से सब में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा कुछ ना कुछ। किसी में हैज है, हैव है, बिल है, सैल है, सब में है कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब। केवल पास्ट इंडिफिनिट में नहीं होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में जैसे हमने बताया डू डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, वैसे पास्ट में क्या होता है, डिड। वहाँ पे सबके साथ में डिड लगता है। और जब डिड लग जाएगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्रिया का जो दूसरा रूप आप लोग लगाते हैं वो दूसरा रूप नहीं लगेगा, बल्कि पहला ही रूप लगेगा जब डिड लगेगा तब। तो पास्ट इंडिफिनिट में आपका क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। बाकी सब में आपको सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हर टेंस में। तो वही हेल्पिंग वर्ब को निकाल करके हमें पहले कर लेना है। बस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं वो सब आप लोगों को अब आ गए होंगे। इसको जो है कुछ सेंटेंस अपने मन से बना करके और इसका ट्राई करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस जितना ही करेंगे आप लोग उतना ही ये आएगा। किसी चीज़ का प्रैक्टिस जो है मस्ट होता है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नियम को पढ़ने से
कुछ आने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। किताब से आप लोगों को सेंटेंस मिल जाएंगे या अपने मन से छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। बना करके 8-10 सेंटेंस उसका जो है नियम को देख करके बनाइए। 1 बार 2 बार आप लोग बनाएंगे, कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को आने लगेगा। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से। अब हम चलते हैं प्रश्नवाचक शब्द से, यानी WH वाले वर्ड से अगर हमको बनाना है तब हम कैसे इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी अंग्रेजी बनाना। देखिए WH वाले वर्ड से, WH वाले वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग भी होता है। जैसे यहाँ तो हम सहायक क्रिया निकाल दिए, इसका मतलब क्या हमारा बन रहा है, किसी भी टेंस की सहायक क्रिया जब निकाल देते हैं तो उसका मतलब एक ही होता है, क्या, वो होता है आपका क्या, यानी क्या वर्ड उत्पन्न करता है वो। कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले लिखते हैं या हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया को जब हम पहले लिख देते हैं तो हिंदी देने लगता है वो किसकी, क्या की हिंदी देने लगता है। पर यहाँ पे अलग अलग वर्ड होते हैं। जैसे व्हाई लग गया आपका तो क्यों बताएगा, व्हाट लग गया तो व्हाट का अर्थ भी क्या होता है। पर अगर बीच में व्हाट शब्द आए, बीच में कोई क्या शब्द आए, तब वहां पे हमें व्हाट का प्रयोग करना होता है। जैसे शुरू में क्या आ गया, शुरू में यहाँ पे देखिए क्या आया है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हम पहले। लेकिन अगर यही क्या बीच में आ जाए तो हमें सबसे पहले व्हाट का प्रयोग करना होता है, जो इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अब देखिए WH वाले, जैसे कहा जाए वह स्कूल क्यों नहीं गया, ये सेंटेंस है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी आई है, तो सबसे पहले तो हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, जो प्रश्नवाचक आया रहेगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई हो गया, व्हाई मीन्स क्यों होता है। इसके बाद इस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे। देखिए इस टेंस की सहायक क्रिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम बोले थे कि क्या लगता है सहायक क्रिया, डिड। अभी इसके पहले हम बताए डिड का प्रयोग होता है उसमें, तो उस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे डिड। व्हाई डिड हो गया। अब इसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, वह की अंग्रेजी ही। अब उसके बाद हमको लिखना है, कर्ता के बाद सहायक क्रिया हो ही गई। अब हमको लिखना मुख्य क्रिया गया मतलब जाना। गो होता है, गो का दूसरा फॉर्म यहाँ पे लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में गो का कौन सा फॉर्म लिखा जाता है, सेकंड फॉर्म, या किसी का भी सेकंड फॉर्म लिखा जाता है। तो सेकंड फॉर्म पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गो। व्हाई डिड ही गो, और स्कूल की अंग्रेजी टू स्कूल। व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, सारी नॉट का भी प्रयोग हुआ है, मतलब नहीं गया, तो व्हाई डिड ही नॉट यहीं पे लगेगा हमारा। व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ये आपकी अंग्रेजी बन गई। मतलब ये है कि जहाँ पे सब कुछ वही पहले जैसा है, नहीं सहायक क्रिया आपको पहले निकालना ही है। जैसे इसके पहले वाले में निकालते थे, ऑक्सिलरी वर्ब वाले में निकालते थे, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आप लोग बाहर करते थे इसके पहले जो हमने बताया आपको, वही चीज़ इसमें भी करना है। पर और क्या करना है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द अगर आया है बीच में तो उसके पहले सबसे पहले यही शब्द लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए व्हाई आया था तो हमने व्हाई लगा दिया, बाकी सब वही पहले वाली प्रक्रिया करना है। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वह कल कहाँ सो रहा था। अब इसमें देखिए कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, वेयर हो गया। सो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वह के साथ में एक वचन है तो वाज लगता है, तो वाज हम सबसे पहले यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे। वेयर वाज, उसके बाद लिखेंगे कर्ता ही, वेयर वाज ही। उसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर आता है, तो कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है, तो स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग। वह कल कहाँ सो रहा था, तो हो गया वेयर वाज ही स्लीपिंग। कल की अंग्रेजी बची है स्टरडे, स्टरडे रहेगा।
बस ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी टाइप से हम कितने भी कोई भी सेंटेंस रहेगा उसकी प्रश्नवाचक 2 तरीके से बनते हैं। दोनों तरीका हमने आप लोगों को बता दिया, यानी किस टाइप से हम प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी बना सकते हैं, ये आप लोगों ने आज जान लिया। अब हम कुछ कल जो है या नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं वर्ब्स के बारे में, उसको भी जानना मस्ट है। इसके बाद हम आप लोगों के टॉपिक पे आ जाएंगे, यानी ग्रामर जहाँ से आप लोगों का शुरू होता है, जो इंटर में आएगा सिलेबस में जो है, उसको जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो एक वीडियो आप लोगों को और देखना है, इसके बाद वाली वीडियो को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानना मस्ट है, क्योंकि वो सबको नहीं आता, सबको क्या आता ही नहीं है, तो उसको देखना जरूरी है। अब तक जो हमने पढ़ा है ये किसी बच्चों को या कुछ बच्चों को ये सब आता है, लेकिन जो अब वीडियो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाएंगे वो नहीं आता है। तो हमारा आग्रह है आप लोगों से, उसको ज़रूर अब यहाँ से आप लोगों का देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।